गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान का अध्ययन करेंगे। हम महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया था और एशिया महाद्वीप के देशों का अध्ययन अब बारी बारी से करेंगे। एक ही वीडियो में सारे देशों को शामिल करना असंभव सा लगता है, यानी कि उनका मैटर जो होता है वो कम करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये सुविधा की दृष्टि से देखा कि एशिया महाद्वीप के हर देश का अलग अलग थोड़ा थोड़ा वर्णन, जो भी फैक्ट हैं परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको लिया जाए, और चाहे भले ही 10 मिनट का वीडियो बने लेकिन इनको अलग अलग पढ़ाया जाए तो थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। इस वजह से मैं ये एक आपके लिए वीडियो अलग से पाकिस्तान का लेके आई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो आपके सामने ये पाकिस्तान का मैप है और ये जो आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व में बिंदी रखी है मैंने इसकी सीमा पर। ये जो है इसने भारत पर अनाधिकृत वो कर रखा है, इस क्षेत्र में कब्जा कर रखा है। ये इसकी वास्तविक सीमा नहीं है, यहाँ तक ये अपने नक्शे में यहाँ तक दिखाता है, लेकिन इसकी ये वास्तविक सीमा जो है वो ये है, यही है। ठीक है, तो उत्तर में पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत है और ये पर्वत मैंने दिखा रखे हैं। इनमें एक दर्रा है जो खैबर दर्रा है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा है, और ये भी कई बार पूछते हैं कि पाकिस्तान के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो उत्तर में है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी और इसी के अंदर खैबर दर्रा है। पाकिस्तान की एक स्वात घाटी है, स्वात घाटी है, ये यहाँ पर है और सकरे और संकीर्ण रास्तों से पर्वतों के अंदर है। इसको ये यहाँ पर सौरग बोलते हैं इसको, और जबकि सौरग क्या है, ये अशांत क्षेत्र है, तालिबान का गढ़ है ये, यानी कि उनका केंद्र है। तालिबानी आतंकवादी प्रशिक्षण दिए जाते हैं और वज्रिस्तान नामक एक स्थान इसी के पास है, वो भी क्या है, अशांत क्षेत्र है। और अशांत क्षेत्र को ये पाकिस्तानी अपने देश का सौरग मानते हैं इसको। ठीक है, तो कई बार पूछते हैं परीक्षा में स्वात घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में है। स्वात घाटी क्यों प्रसिद्ध है, पाकिस्तान का सौरग माना जाता है। और सौरग की विशेषता देखो क्या है, यहाँ पर अशांत क्षेत्र है ये, और ये लोग इसको अपना सौरग मानते हैं। ठीक है, फिर हम उत्तर से थोड़ा दक्षिण पश्चिम की तरफ आते हैं तो एक और पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसमें भी गोमल नामक दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर है। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है सुलेमान, तो मध्य में पड़ता है ये पर्वत पाकिस्तान के, और पश्चिमी सीमा पर पड़ता है, यानी कि अफगानिस्तान की सीमा पर है। फिर और दक्षिण पश्चिम में आते हैं तो एक और पहाड़ी आती है चगाई पहाड़ी। चगाई पहाड़ी भी इतनी लंबी है, यानी कि ये श्रेणी इतनी लंबी है कि ये दो देशों में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि चगाई पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रमुख पहाड़ी है। ठीक है, फिर हम दक्षिण में मध्य में आते हैं तो एक और पहाड़ी आती है, किरथर श्रेणी आती है। किरथर श्रेणी में क्या है, गोलम दर्रा है, एक और दर्रा है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 3 दर्रे हैं, बहुत ही फेमस हैं, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और गोलन दर्रा। और तीनों के दर्रों के पर्वत का नाम पूछा जाता है तो सबसे उत्तर में तो हिंदू कुश पर्वत है, उसमें खैबर दर्रा है। फिर सुलेमान पर्वत श्रेणी है जिसमें गोलम दर्रा है, और दक्षिण में है किरथर श्रेणी जिसमें गोलम। इनमें नाम थोड़ा सा अंतर है, ये गोमल है और ये गोलम है। ठीक है, अब इसके पूर्वी भाग में आते हैं, यानी कि भारत की सीमा है ये जम्मू कश्मीर है इधर,
और ये पंजाब है, ये राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है जो 1070 किलोमीटर है और इसको रेड क्लिफ बोलते हैं इस सीमा को। ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है मतलब। तो उत्तर में जब पाकिस्तान की सीमा के पास आते हैं तो यहाँ पर एक पठार है जिसको पोतवार का पठार बोलते हैं। बहुत फेमस है, ये भी परीक्षा की लिहाज से बहुत बार पूछते हैं। तो पोतवार का पठार कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पास है, भारत के जम्मू कश्मीर के पास में है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पोतवार का पठार। ठीक है, फिर पोतवार के पठार के उत्तर में सिंधु नदी प्रवेश करती है पाकिस्तान में और फिर दक्षिण पश्चिम में बहते हुए ये यहाँ जाती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, और कच्छ की खाड़ी में सागर में मिल जाती है। इसमें 5 नदियाँ मिलती हैं पाकिस्तान में, भारत से निकल के और पाकिस्तान में मिलती हैं। झेलम नदी आती है भारत से निकल के और दक्षिण की तरफ इसके समानांतर, सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए चलती है। फिर इसी में झेलम नदी में चिनाब नदी मिल जाती है और इन दोनों की धारा आगे बढ़ती है तो फिर रावी आकर मिलती है, भारत से आती है रावी और फिर इसमें मिल जाती है। फिर ये दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, फिर सतलज आती है और इन तीनों की धारा में यहाँ पंजाब में मिल जाती है। ठीक है, फिर ये संयुक्त धारा किस में मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर ये सामूहिक रूप से कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ये इनका नदियों का है। पाकिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये नहरों का देश कहलाता है, कृषि प्रधान देश है। कैसे? बारिश बिल्कुल ही नहीं होती फिर भी ये कृषि प्रधान देश कैसे बन गया? क्योंकि भारत से जितनी भी नदियां जाती हैं पाकिस्तान में, उनसे इसने नहरों का जाल बिछा दिया है और उस जाल के आधार पर ही ये कृषि करता है और कृषि करके कृषि प्रधान देश बन गया है। ठीक है, यहीं पर पाकिस्तान में भारत और राजस्थान के बॉर्डर पे जाते हैं तो सभ्यता आती है, वो है हड़प्पा सभ्यता। आप सबको पता है सिंधु नदी के तट पर और सबसे पहले जो स्थान मिला था सभ्यता का वो था हड़प्पा और यहाँ पर इसकी खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब तक हड़प्पा भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी। लेकिन आज़ादी के बाद में जब पाकिस्तान ने ये कहना शुरू किया कि मेरे देश की सभ्यता जो है वो प्राचीन सभ्यता है, तो भारत ने भी खनन कार्य शुरू किया था और फिर भारत में भी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूपी, जम्मू कश्मीर में अनेक सभ्यताएं मिली थी जो पाकिस्तान की हड़प्पा सभ्यता के समकालीन या इसके पूर्व की सभ्यताएं मिली थी। तो ये हम सभ्यता चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि पाकिस्तान के पूर्वी बॉर्डर पर हड़प्पा केंद्र है जो प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। फिर इसके दक्षिण में चलते हैं तो मोहनजोदड़ो आता है, ये भी एक हड़प्पा क्षेत्र है, प्रसिद्ध हड़प्पा क्षेत्र है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता को? क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये सभ्यता मिली थी सिंधु नदी पर, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोल देते हैं। लेकिन सबसे पहले खुदाई हुई थी और सबसे पहले साक्ष्य मिले थे हड़प्पा में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो खनन हुआ था, उत्खनन हुआ था, वो हुआ था मोहनजोदड़ो का। ये दूसरा क्षेत्र है। हालांकि ये 2 ही क्षेत्र नहीं हैं पाकिस्तान में सभ्यता के, और भी हैं, लेकिन वो जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसकी सामान्य जानकारी लेनी है इस वीडियो में, क्योंकि हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं और महाद्वीपों के अंतर्गत हम एशिया महाद्वीप के देशों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका बेसिक अध्ययन करेंगे हम। इधर पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में कच्छ की खाड़ी है जो गुजरात सीमा से लगती है और पाकिस्तान इस सीमा को और अधिक आगे बढ़ाना चाहता है गुजरात की साइड में। वो 24 डिग्री अक्षांश को अपनी सीमा मानना
मानने के लिए भारत पर दबाव डालता है, लेकिन ये भारत को मंजूर नहीं है। ये जो सीमा है इसकी कच्छ के रण में, कच्छ का रण है, ये दलदली क्षेत्र है, इस सीमा को और बढ़ा के लेके आना चाहता है दक्षिण में, और यहाँ पर 24 डिग्री अक्षांश है, उसको ये सीमा रेखा मानना चाहता है, लेकिन भारत को ये मंजूर नहीं है। अब देखो ये नक्शा हमने देख लिया और पाकिस्तान की स्थिति देख ली। अब देखो इसके फैक्ट पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तेल क्षेत्र हैं इसके, मियाल क्षेत्र और सुई क्षेत्र। कोयला निकलता है इसके क्वेटा क्षेत्र में। खेल का सामान मिलता है इसके सियालकोट में। सूती वस्त्र मिलते हैं यानी कोई उद्योग हैं कराची, लाहौर और मुल्तान में। चीनी उद्योग है मर्दान में। कागज उद्योग है नौशेरा में। और परमाणु शक्ति केंद्र है खुशाब और काहूटा में। ठीक है, परमाणु प्रशिक्षण केंद्र इसका है चगाई पहाड़ियों में, जो हम देख के आए हैं अफगानिस्तान की सीमा पर दक्षिण पश्चिम में है चगाई पहाड़ियाँ, वहाँ इनका परमाणु प्रशिक्षण केंद्र है अफगानिस्तान की सीमा पर। सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का कराची। बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान के पश्चिम में है। ग्वादर बंदरगाह है जो पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर बनाया है, जो भारत की सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। सरन का सदस्य बनाया है, ये यूरोपियन देश नहीं है, फिर भी ये सरन का सदस्य बना है। तो सरन क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, और इसका ये पहला सदस्य बना है जो गैर यूरोपियन देश है। ये भारत के लिए एक अहम पहलू है। पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य बनाना भारत के लिए एक चुनौती का कार्य है, लेकिन दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है, किसको समर्थन करती है, ये हमारा विषय नहीं है। चलो देखो, पाकिस्तान में 3 दर्रे हैं जो हमने देखे हैं। खैबर दर्रा है हिंदू कुश पर्वत में, बोलन दर्रा है किरथर श्रेणी में, और गोलन दर्रा है सुलेमान पर्वत में। देखो पाकिस्तान का सवरग स्वात घाटी को कहते हैं। पाकिस्तान का सवरग जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है, ऐशांत क्षेत्र है, तालिबानियों की गतिविधियों का केंद्र है। दूसरा ऐशांत क्षेत्र है वज्रिस्तान, उसी के पास में है। दुर्गम पहाड़ी इलाका है, ये दोनों ही दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं और इनमें तालिबानियों की गतिविधियां चलती रहती हैं और पाकिस्तानी लोग इसको अपना सवरग मानते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो किसको सवरग मानते हैं। जियारत घाटी है बलूचिस्तान प्रांत। हाँ, अब देखो पाकिस्तान की जो जलवायु है वो विषम है। तेज़ सर्दी पड़ती है, तेज़ गर्मी रहती है, वर्षा बहुत कम होती है। फिर भी ये कृषि प्रधान देश कहलाता है क्योंकि सिंधु और सहायक नदियों में अनेक नहरें निकाली गई हैं जिनसे ये कृषि कर पाता है। वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि अरब सागर की मानसून यहाँ तक आते आते अपनी नमी खो देती है और बंगाल की खाड़ी की मानसून यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। सर्दियों में ज़रूर कुछ वर्षा हो जाती है जो भारत में होती है उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ से, वैसे यहाँ पर भी कुछ वर्षा हो जाती है। पाकिस्तान में साल्ट रेंज है जिससे सेंधा नमक निकलता है, जिप्सम और चुना पत्थर निकाला जाता है। सेंधा नमक पाकिस्तान से ही आता है भारत में, जो भारत में सेंधा नमक बिकता है। भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाते हैं तो सेंधा नमक के भारत में भी भाव बढ़ जाते हैं। तो सेंधा नमक जो है वो भारत पाकिस्तान से आयात करता है। गेहूँ पाकिस्तान की मुख्य खाद्यान्न फसल है और कपास मुख्य नकदी फसल है। कपास अच्छी होती है पाकिस्तान में। चश्मा थड़ चीन की मदद से परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाया जा रहा है और ड्रेमर भाषा बांध सिंधु नदी पर चीन की मदद से बनाया जा रहा है। चीन काफ़ी मदद कर रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा खराब बने रहे और उसका ये फ़ायदा उठाता रहे। भारत पाकिस्तान की आवाम जो है, जनता जो है बहुत अच्छी है और आपस में प्रेम संबंध रखना चाहती है, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा देखना नहीं चाहते। वो जब भी चाहते हैं इन संबंधों को ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो राजनीति है वो भी नहीं चाहती है कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों।
तो ये जो मदद चलती रहती है चीन की, चीन बहुत चालाक देश है और वो बहुत सारे पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया के देशों को मदद कर रहा है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था पर भी ये दिन प्रतिदिन कब्जा करता जा रहा है। इसकी चाल जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। चीन एक बेहद ख़राब देश है दुनिया का। तो ड्रेमर भाषा बांध भी चीन की मदद से। अब देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में। देखो, अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के पश्चिम में है, और जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले भारत की और अफ़गानिस्तान की सीमा लगती थी, लेकिन बीच में पाकिस्तान की सीमा आती है। जब भारत का विभाजन हो गया तो बीच में पाकिस्तान आ गया, इस वजह से भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा अब लगती नहीं है। तो देखो, पाकिस्तान के पश्चिम में जो देश है अफ़गानिस्तान, उसकी राजधानी है काबुल। प्राचीन काल में इसका नाम था एरियाना, और मध्य काल में यानी कि मुगल काल में क्या नाम था? खुरासान। बाबर यहीं का क्या था? शासक था। शुरू में वो खुरासान का ही वो बना था, उसके बाद में इसने दिल्ली पर और भारत पर कब्जा किया था, शासन स्थापित किया था। भारत में मुगल शासन की स्थापना करने वाला बाबर ही तो है, वो यहीं का था। ठीक है। सरकारी भाषा अफगानिस्तान की पश्तो है। जनजातियां यहाँ हजारा, बख्तून और ताजिक जनजातियां निवास करती हैं अफगानिस्तान में। पर्वत हिंदू कुश, चगाई पहाड़ियाँ और कोह बाबा, ये पर्वत हैं प्रमुख रूप से अफगानिस्तान में। और नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, नदियाँ हैं काबुल, कुर्रम, हेलमंद, मोरगांव और खुश। काबुल यहाँ की प्रमुख नदी है और राजधानी भी इसी के नाम पे है अफ़गानिस्तान की। विश्व की 92% अफीम पैदा होती है। अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था ही अफीम पर निर्भर करती है। 20 वर्षों तक राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा है अफ़गानिस्तान। हार्ट ऑफ एशिया एक प्रोग्राम चलाया गया था। वो कब चलाया गया था? तुर्की के इस्तांबुल शहर में इसकी स्थापना की गई थी, और ये तालिबान के सफाया के लिए यूएसए द्वारा जब अफ़गानिस्तान में अभियान चलाया गया था, उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। और लोकतंत्र की स्थापना के बाद में दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर अफ़गानिस्तान के विकास के लिए ये प्रोग्राम चलाया था। और ये प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत हुई थी तुर्की के इस्तांबुल शहर में। ठीक है। तो भारत सहित अनेक देश तालिबान के सफाया के बाद में जो नुकसान अफ़गानिस्तान में हुआ था और इसकी पुनर्निर्माण या पुनर्विकास के लिए अनेक देशों ने मदद की है, उसी में ये हार्ट ऑफ एशिया प्रोग्राम चलाया गया था। अफ़गानिस्तान जो है एक अंतस्थ राज्य था। कब था ये? जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय था। और रूस और भारत के बीच में ये एक अंतस्थ राज्य के रूप में था। रूस और भारत के बीच में ये, जब भारत ब्रिटिश भारत था उस समय की बातें हैं। अधिकतर लोग सुन्नी मुसलमान हैं यहाँ पे। राजधानी काबुल है। सर्वोच्च सभा जो है सरकार की, उसको लोया जिरगा कहते हैं यहाँ पे। पुनः निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। पुल ए खुमरी से काबुल तक सड़क निर्माण में भारत मदद कर रहा है, और खाद्य सुरक्षा में भी काफ़ी अहम भूमिका रही है भारत की अफ़गानिस्तान के लिए, यानी कि खाद्य आपूर्ति में भी भारत ने अच्छा योगदान दिया है। मानव विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है, निचले पायदान पर है अफ़गानिस्तान। सार्क देशों में सबसे निचले पायदान पर अफ़गानिस्तान है, क्योंकि यहाँ 20 वर्षों से अशांति का माहौल है। आतंकवादी घटनाएं दिन रात होती रहती हैं। सरकार का तख्ता पलट होता रहता है, और फिर रही सही कसर अमेरिका ने निकाल दी। उसने तालिबान के सफाया के लिए अफ़गानिस्तान को एकदम से तहस नहस कर दिया है। ठीक है। तो अभी आपको मालूम है जो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकार थी उसको भी बर्खास्त कर दिया है, और तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। आपने टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे देखा होगा तालिबान की कैसी गतिविधियां हैं अफ़गानिस्तान में। उन्होंने किस तरीके से काबुल पर कब्जा किया है, और रातों रात लोगों को भागना पड़ा था, यहाँ की सरकार को भी भागना पड़ा था।
है ना। तो ये यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है और अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा भूमिका पाकिस्तान और अमेरिका की रही है। पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं करवाता रहता है, गतिविधियाँ चलाता है, प्रशिक्षण चलाता है। जो हमने वहाँ पहाड़ियाँ पढ़ी थी, सुलेमान पर्वत के उत्तर में वो था घाटी थी जिसको ये सौरग बोलते हैं, वहाँ पर तालिबानी घटनाएं होती रहती हैं, प्रशिक्षण चलता रहता है जो पड़ोसी देशों में अशांति फैलाता है, जैसे भारत में वैसे ही अफ़गानिस्तान में भी। ठीक है। हाँ देखो, बामियान प्रांत जो है वो अफ़गानिस्तान में बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है, बामियान प्रांत क्यों प्रसिद्ध है। और ये भी पूछ लेते हैं कि बामियान प्रांत कहाँ पर है, तो अफ़गानिस्तान में है। और क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को तालिबान ने अभी नष्ट भी कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। क्योंकि ये ऐसे आतंकवादी संगठन जो होते हैं उनके साथ अगर सत्ता भी जुड़ जाती है, यानी कि उनमें सत्ता आ जाती है, पावर आ जाता है, तो वो किसी भी धर्म संस्कृति के पक्ष में नहीं रहते हैं, ये विनाश करने के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। तो बामियान प्रांत की जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी बड़ी बड़ी, इन्होंने तालिबानियों ने उनको नष्ट कर दिया है, जबकि ये विश्व विरासत में शामिल की गई थी। तो देखो, अर्थव्यवस्था यहाँ की है वो ड्रग्स पर निर्भर है। अफ़ीम बहुत ज़्यादा पैदा की जाती है, 92% अफ़ीम पैदा करता है अफ़गानिस्तान। और अब तो ये मानो कि दुनिया की 200% करता होगा, क्या पता, क्योंकि अफ़ीम के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका हो गया है, तालिबानियों का हो गया है। और तालिबानी जो लोग हैं वो कृषि पर कम, अफ़ीम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों ने, किसानों ने भी क्या किया है कि युद्ध की स्थिति में अपनी फसलें बर्बाद कर दी थी, तब उन्होंने भी अपना ध्यान इसकी तरफ ही लगा दिया। तो ये एक दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि कोई भी पड़ोसी देश या कोई भी दुनिया का देश जो एक नशीली चीज़ या बर्बादी वाली चीज़ जो है उसको प्राथमिकता दे रहा है। और ये तो भारत पाकिस्तान जो हैं उनके लिए तो घोर चिंता का विषय है ये, क्योंकि ये अवैध तरीके से पड़ोसी देशों में पहुंचाते रहते हैं। तो ये जो है अफ़गानिस्तान के लिए ही खतरनाक नहीं है, दुनिया के देशों के लिए भी ये खतरनाक बात हो गई। तो विश्व विरासत में इसके 2 जो हैं वो शामिल किए गए हैं विश्व विरासत में स्थान। बामियान प्रांत की घाटी जो बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, और जाम की मीनार को विश्व विरासत सूची में लिया गया है। चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में है और इसके निर्माण में भारत सहयोग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो रास्ता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी। इस वजह से भारत चाबहार बंदरगाह के लिए मदद कर रहा है ईरान में। तो भारत की मदद से ये चाबहार बंदरगाह तैयार हो रहा है। तो ये थे आपके 2 पड़ोसी देश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और बाकी एशिया के देशों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।